हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि हमारा आज वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें सारी वो हम चीज़ें पढ़ेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कहें तो वो सारी एक्टिविटी हम कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है यहाँ पर, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एक्टिविटी से आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हमारे एवरीडे लाइफ में प्रयोग होते हैं। डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई हैमर दे रखा है, ये हैमर से हम क्या कर रहे हैं, शीट को हम पीट रहे हैं। तो इस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले होता है मेलिएबिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलेबल का मतलब बच्चों ये है कि अगर लगातार हैमरिंग करें या पीटा जाए किसी भी मेटल को, तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। कहें तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है, इसको अगर हम खींचें, स्ट्रेच करें, तो ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेटल से हम थिन वायर बना सकते हैं। तो जो भी आप लोगों ने देखा है थिन वायर, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। मतलब इनमें से सबसे अगर ज़्यादा डक्टाइल देखें तो गोल्ड है, और वो भी एक ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड जो है लगभग 2 किलोमीटर का वायर हम बना सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतना डक्टाइल होता है कौन, गोल्ड। दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे जो एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी दे रखी है। हमारे पास ये स्टैंड है, हमने एल्युमिनियम रॉड को इस तरह से फिक्स कर रखा है, और एक तरफ से हमने क्या करा, हीट करना स्टार्ट किया। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। पहले हम लोग देखेंगे सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, फॉलोड बाई कॉपर। तो हमने क्या करा, एल्युमिनियम को यहाँ पर फिक्स किया। फिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम आयरन नेल को यहाँ पर लटका देंगे इस तरह से, और वैक्स में हम फिक्स कर देंगे। एक्टिविटी आप देखना एनसीईआरटी में पहली एक्टिविटी है। जब भी आप इसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, आगे के मॉलिक्यूल भी हीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंडक्शन होगा हीट का, और हीट का जब कंडक्शन होगा धीरे धीरे क्या है, ये वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी, और आयरन नेल है वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो भी हमारे मेटल होते हैं वो हीट के कंडक्टर होते हैं, हीट को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द मेटल आर लेड एंड मरकरी। सबसे बेकार जो कंडक्टर होते हैं वो होता है लेड और मरकरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर, और दूसरा जो कंडक्टर है वो होता है लेड एंड मरकरी, जो कि सबसे बेकार कंडक्टर होते हैं हीट की। द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर्स। जैसे घरों में हम बर्तनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हम क्यों करते हैं, इनके ये मेटल के क्यों बने होते हैं, जैसे कॉपर के हैं, सिल्वर के ही क्यों बने होते हैं, एल्युमिनियम के क्यों बने होते हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। तो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी खाना को पका देते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं बर्तनों का प्रयोग करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आता है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है। मतलब जो भी हमारे वायर बने होते हैं, वायर वो सारे के सारे मेटल के होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसके थ्रू, मेटल के थ्रू। जैसे मान के चलो हमारे पास ये दे रखा है बैटरी है, बैटरी के 2 टर्मिनल है, एक ये है एक ये है।
इधर से एक कनेक्टिंग वायर है, इधर से एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बल्ब को लगा रखा है, ये बैटरी है, बैटरी से क्या आ रहा है, ये बल्ब एक, ठीक है, यहाँ पर क्या है। और ये हमने अगर मान के चलो बीच में अगर पेपर को रखा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और भाई दूसरी तरफ अगर मान लो हमने क्या रखा है, एल्युमिनियम की फॉइल रख दी, तो एल्युमिनियम क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है। तो एल्युमिनियम जब मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, क्या तो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, ध्यान रखना। अगर हम सिल्वर के तार का प्रयोग करेंगे तो अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। जो भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं और एल्युमिनियम के बने होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कॉपर के बाद कॉपर से अच्छा कौन होता है, सिल्वर। लेकिन सिल्वर पड़ता है महंगा, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए वायरिंग जो होती है घरों में किसकी होती है, कॉपर की ज़्यादातर होती है। मेटल आर लश्चरस। लश्चरस का मतलब बच्चों होता है कि शाइनिंग। मेटल के पास क्या होती है, शाइन होती है, चमक होती है, एंड कैन बी पॉलिश, और इसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है। मेटल आर जनरली हार्ड। सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन एक दो मेटल को छोड़ के, जैसे मान लो सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी हम काट सकते हैं। मेटल जनरली होते हैं हार्ड, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट इजिली कट विद ए नाइफ, चाकू से काट सकते हैं। मेटल आर हार्ड, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मतलब उसको हीट करने के लिए, मतलब बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें भी हमारे कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मान लो सोडियम और पोटेशियम, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब बहुत भारी मेटल होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। मेटल सोनरस होते हैं, मतलब इनकी जो जो भी हमारा वेल वगैरह होती है, घंटी वगैरह होती है, वो मेटल की बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई हम हार्ड सरफेस से इसको स्ट्राइक कराएं तो क्या है, बहुत अच्छी साउंड निकलती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की। नॉन मेटल नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना तो नॉन मेटल का हम शीट बना सकते हैं, ना ही इसकी हम वायर बना सकते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब बहुत कठोर होती हैं। अगर इसके ऊपर हम हथौड़ा से पीटे तो क्या है, चूर चूर हो जाएगा, अपने ही क्रिस्टल में ब्रेक हो जाएगा। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे और ना ही हीट को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन एक हमारा एलोट्रोप होता है कार्बन का, कार्बन का एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो जैसे मान लो सल्फर है, सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है, तो ये हमारे पास बैटरी है, तो ये वाले केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर इनके बीच में हमने ग्रेफाइट रखा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। नॉन मेटल लश्चरस नहीं होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, डल होते हैं। लेकिन एक हमारा कार्बन का एलोट्रोप है जिसका नाम है डायमंड। डायमंड को छोड़ के, डायमंड नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कार्बन हमारा एक, कार्बन जो है, कार्बन का एलोट्रोप होता है कौन, डायमंड, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड, ठीक है। नॉन मेटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन डायमंड को छोड़ के, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नॉन मेटल में भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस।
नॉन मेटल तीनों फॉर्म में आपको मिल सकता है, तीनों स्टेट में मिल सकता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो हमारे मेटल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। सल्फर जो है सॉलिड होता है, ब्रोमाइन जो है लिक्विड स्टेट में होता है, क्लोरीन है वो गैस स्टेट में होता है। नॉन मेटल कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेटल। लेकिन डायमंड को छोड़ के, डायमंड यहाँ पर एक्सेप्शन बनेगा, इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि सल्फर है, तो सल्फर हमारा अगर मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है 115 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम है। वही अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड का 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होना चाहिए मेल्ट कराने के लिए। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, लेकिन डायमंड को छोड़ के, और नॉन सोनरस होते हैं, कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आएगी। नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर। नॉन मेटल के पास अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग। नॉन मेटल इज हैव डिफरेंट कलर, जैसे सल्फर है, रेड फास्फोरस है, ग्रेफाइट है, वाइट फास्फोरस है, ब्रोमाइन है, क्लोरीन है। तो इस तरह से क्या अलग अलग कलर होते हैं नॉन मेटल्स के। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जो कि हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, कौन सा मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो जैसे सबसे ऊपर दे रखा है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो होते हैं हमारे ये वाले। हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं टॉप मोस्ट ये वाले। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है इस तरह से डिक्रीज करती है। सबसे ऊपर क्या होती है, ज़्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे आओगे तो क्या है, घटेगी, कम होगी। ठीक है, जैसे के इज मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो ये वाली जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के साथ। जितने भी मेटल हैं जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे, बट रिएक्टिविटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग होती है। कैसे, जैसे मेटल है, जब भी वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। हमने ले लिया मेटल पोटेशियम है और ऑक्सीजन है, जब ये रिएक्ट किया तो बनाया कौन, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल हमारे होते हैं पोटेशियम एंड सोडियम, तो ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सोडियम ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। जो मैग्नीशियम है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है, बट इसको जब हीट करेंगे तब जाके वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आके रिएक्ट नहीं करता है। इसको हम क्या करेंगे, वन करेंगे, वन करने के बाद क्या होगा, ये हमारा मेटल के ऑक्साइड कहीं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इसको जब हमने हीट करा तो ऑक्सीजन संपर्क में आई, तो ये हीट का सिंबल है, तब जाके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाली हमने एक्टिविटी देखी थी पहले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, फर्स्ट एक्टिविटी है वहाँ पे। इसी तरह जिंक को जब वन करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग देके तो क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है,
आयरन जो है वो हमारा बर्न नहीं करेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आयरन को जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर की बात करें, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है, डज नॉट बर्न, ये बर्न नहीं होगा, बट ऑन हीटिंग द हॉट मेटल इज कोटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर एक कोटेड लेयर आ जाएगी जो कि ब्लैक कलर की रहेगी, जिसको हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। तो जब हमने कॉपर को बहुत ज़्यादा हीट किया, हीट करने पे क्या आई, इसके ऊपर एक लेयर बन गई, और जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे क्या, कॉपर ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। इसी तरह एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को जब मैंने हीट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई ब्लैक कलर की। क्लियर है। तो यहाँ से सबसे ऊपर अगर देखें तो हमारे पोटेशियम सोडियम है जो रूम टेम्परेचर पे एकदम क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है उनको हीट करना पड़ता है, हीट करने के बाद ही ये रिएक्ट करेंगे। और एल्युमिनियम जिंक है जो, उनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, और आयरन में हीट फिलिंग देनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग हीटिंग इनके साथ करनी पड़ेगी, तभी जाके ये रिएक्ट करेंगे। अब भी देखेंगे रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट किस तरह करते हैं मेटल। रिएक्शन विद वाटर, जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा, अब पानी यहाँ पर दो तरह से, एक ठंडा पानी होगा, एक गर्म पानी होगा। तो अगर ठंडे पानी है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कराएगा। मेटल अगर मान लो गर्म पानी है तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड और गैस का फॉर्मेशन कराएगा, हाइड्रोजन। दूसरा वाटर, स्टीम भी हो सकता है स्टीम के फॉर्म में, तो भी हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, मेटल हमारे अलग अलग रिएक्टिविटी है, अलग अलग पानी के साथ रिएक्टिविटी होगी। ठंडे पानी के साथ कुछ रिएक्ट करेंगे, कुछ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ होंगे जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन कौन सा ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और कौन सा दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो करेंगे स्टीम के साथ रिएक्ट। और कुछ ऐसे मेटल होंगे जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई। तो किसका फॉर्म कराते हैं, फॉर्मेशन एल्कलाई का कराएंगे। एल्कलाई का मतलब होता है बेस। तो यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम है, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में और बनाते हैं क्या, एल्कलाइज। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड और पानी, इसको हमने मिलाया तो क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड और पानी मिला तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई देखें नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर होता है, जैसे मान लो यहाँ एसिड प्लस बेस बराबर है सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर जब मेटल का ऑक्साइड और एसिड करा तो बना सॉल्ट वाटर। तो यहाँ सीधी सी बात है, मेटल का ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, ठीक है। तो बेस की तरह वो काम करेगा। मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक, एक्सेप्शन Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को छोड़ के। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है उनका नेचर होता है एसिडिक, ठीक है। कैसा नेचर होगा, एसिडिक। अब यहाँ पर कुछ हमारे आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जो दोनों नेचर को दिखाए, एसिडिक और बेसिक नेचर को। तो यहाँ पर एल्युमिनियम और जिंक हमने बता दिया, वो हमारे कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड जब ये इनके साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्साइड विद विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो अपने आप को एसिडिक की तरह बिहेव करा सकते हैं, अपनों को बेस की तरह करा सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखते हैं पानी के साथ रिएक्टिविटी हमारी चल रही थी। तो ठंडे पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा वाटर, के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं वो सोडियम पोटेशियम एकदम रिएक्ट कर जाते हैं,
क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है ठंडे पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ। अब बहुत बड़ी मात्रा में हीट भी निकलती है किसके केस में, सोडियम और पोटेशियम के केस में। ठीक है, अगला जो है पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर इन केरोसिन। हमने बताया कि केरोसिन के ऑयल में ही इसको हम स्टोर रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है पानी और एयर के साथ नॉर्मल कंडीशन में भी। दूसरा है कि कुछ मेटल हमारे, जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस विगोरसली, ये बहुत कम रिएक्ट करता है पानी के साथ, बट हीट फिर भी इवॉल्व होती है। कौन सी, और हीट इतनी इवॉल्व नहीं होती है, और क्या किसका फॉर्मेशन कराता है, हाइड्रोजन गैस का। इतनी नहीं कराता कि वो आग को पकड़ लाए। ठीक है, तो ज़्यादा हीट का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन कराएगा। इसी तरह गर्म पानी वाला देखो, तो मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन कुछ मेटल हमारे ऐसे होते हैं, ना तो वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ या तो फिर करेंगे नहीं। तो यहाँ पर फॉर मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर। जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं उनके लिए इस तरह से अरेंजमेंट बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या करा है, सबसे पहले एक ले लिया स्टैंड, ये हमारे पास बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर थोड़ी सी वुड रखी हुई है, और यहाँ पर मेटल का सैंपल है, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। कोई भी इसमें से एक हम सैंपल ले लेंगे। लेने के बाद इसको जब हम जलाएंगे, ये हमारी डिलीवरी ट्यूब है जो कि हमारी एक ट्रफ में जा रही है जिसमें पानी भरा हुआ है, और ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो भी गैस निकलेगी उसे हम देखेंगे। जब इसको हमने क्या करा, जब इसको हमने जलाया तो यहाँ पर क्या हुआ, बूल से हमारी वाटर निकला, स्टीम के फॉर्म में आगे बढ़ा। तो ये क्या हुआ, ये मेटल इसके अंदर था, ये वाला मेटल आयरन, जिंक या फिर एल्युमिनियम रिएक्ट हुआ। रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकली। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है आने के बाद यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जो भी यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी वो हम इस तरह से देखेंगे जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो ग्लास वूल इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ग्लास वूल एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इट इज मेड ऑफ ग्लास बट हैज ए टेक्सचर ऑफ वूल। ये ग्लास की बनी होती है लेकिन टेक्सचर कैसा होता है, वूल की तरह होता है। ऑन हीटिंग वाटर, on heating water from glass wool convert into steam which in turn react with metal। और उसके बाद ये मेटल जब वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम का दे रखा है। ठीक है, आयरन का भी दे रखा है। आयरन भी क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर स्टीम। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, अभी देखा, एक बार फिर देख लेते हैं। मेटल वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो मेटल का ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। ये वाली रिएक्शन केवल और केवल होगी ये वाले केस में, अगर मेटल हमारे पास एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। तो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। अब इसके ऊपर के जो मेटल थे वो रिएक्ट कर रहे थे हॉट वाटर के साथ, और उसके ऊपर जो हमारे थे सोडियम और पोटेशियम वो रिएक्ट कर रहे थे किनके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। तो ये हम रिएक्शन देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लो। तो क्या देखा हम लोगों ने, शुरुआत के जो टॉप के दो मेटल हैं, शुरुआत के दो, पोटेशियम सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं,
आयरन लेड भी स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो सारे के सारे पानी और स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो है वो हमारे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए पढ़ते हैं इनको लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्लियर है? डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड नॉट रिएक्ट विद वाटर एज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो। बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। चलिए देखते हैं। अगर मान लो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा बनाएगा मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास ये मैग्नीशियम मेटल है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करा, या एल्युमिनियम है HCl के साथ रिएक्ट किया, जिंक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, और यहाँ पर आयरन है हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और चारों केस में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। द वाइगर ऑफ द रिएक्शन मेटल विद द डाइल्यूट डिपेंड ऑन इट्स केमिकल के ऊपर डिपेंड करेगा ये, ठीक है, कितना उसके अंदर कंसंट्रेशन है किसी भी एसिड का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। इसी तरह से ये एल्युमिनियम वाले केस में भी एल्युमिनियम का क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। इसी तरह जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। इसी तरह से सेम आयरन का था। अब बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ये तो हम लोगों ने देख ली। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखते हैं। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आयरन और रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर बनेगा क्या, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर यहाँ से रिएक्ट नहीं करता एट ऑल, दिस सो दैट कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव एंड देन आयरन। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करता, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्टिव देखते हैं। तो कुछ मेटल हमारे होते हैं जैसे HNO3 और H2 गैसेस। देखो क्या होता है, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करा देता है किसको, हाइड्रोजन को, किसमें, H2O में। तो H2 को ऑक्सीडाइज करा के और बना देता है क्या, H2O। इसलिए क्या होता है यहाँ पर H2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट्स ए रिड्यूस टू NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 में मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और H2 गैस का एवोल्यूशन नहीं कराएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि मेटल जो है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें मालूम है क्या बना, सॉल्ट बना, और बना क्या, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब भी केस हो किसका, नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। मैग्नीशियम है जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और बना H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड के साथ यही रिएक्ट किया कौन, मैग्नीज, तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या होता है, जिसे हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं इन लैटिन में। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेशन HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, मतलब एक ऐसा मिक्सचर किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, जिसका रेशियो 3:1 हो। मतलब 3 लीटर अगर हमने HCl लिया तो 1 लीटर हो क्या, HNO3। इन दोनों का मिक्सचर होता है जिससे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया।
ठीक है। इट इज हाईली कोरोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ये बहुत ज़्यादा कोरोजिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, मतलब गोल्ड हमारा क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है किसी के साथ, लेकिन एक ऐसा हमारे पास कहें तो एसिड कह सकते हैं जिसे हम प्रिपेयर कराते हैं, जिसका नाम है एक्वा रेजिया। तो अगर इसमें हम डाल दें किसको, गोल्ड को, तो वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्शन जब कराएंगे दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ, तो हमने टेस्ट ट्यूब ली, कॉपर सल्फेट इसके अंदर भर दिया, आयरन नेल को हमने इसके अंदर डाल दिया थ्रेड से बांध के, और दूसरी कॉपर वायर, और इसमें फिर देखा हमने क्या क्या देखा, जैसे हमने आयरन नेल को इसके अंदर डाला तो इससे फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और कॉपर हमारा कहीं डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, थोड़े समय के बाद देखा तो यार रिएक्शन क्या बनी, जो कॉपर सल्फेट था सॉल्यूशन, उसमें जब हमने आयरन नेल को डाला, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसके अंदर हमने आयरन नेल को इसके अंदर डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, बन गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गया। अगर मान लो हम दूसरा इसका उल्टा करें, फेरस सल्फेट को भरें और कॉपर को डालें, तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर हमारा जो है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करा सकता, बट आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करा सकता है। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस करा के बना दिया आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके थे पहले। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। Many step of copper metal is kept immer in a silver nitrate solution. For same time, the solution gradually become blue and shining grayish white. Deposit on silver metal is formed on copper strip. जब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है, इसको हम जब कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और सिल्वर ग्रेस वाइट का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन किस तरह होता है मेटल का, तो सोडियम हमारे पास कोई मेटल है, ये है क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या बना, NaCl आयरन सोडियम क्लोराइड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कराएगा। कैल्शियम जो है, कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह जिंक Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक क्लोराइड। इसी तरह आयरन कराएगा तो बनाएगा आयरन क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब देखते हैं मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हमारे पास मेटल है, ये हाइड्रोजन है, तो जब भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड। ये हमारे पास सोडियम था तो सोडियम हाइड्राइड। तो मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। ज़्यादातर मेटल हमारे कंबाइन नहीं होते हाइड्रोजन के साथ, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहला हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा जिसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, इसी तरह सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सल्फर का ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन जब सल्फर बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म में एसिडिक ऑक्साइड कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मेटल रिएक्ट कर रहा था जब पानी के साथ, मेटल
मेटल आसानी से रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, पानी के साथ, टॉप के दो, उसके बाद ठंडे पानी के साथ, उसके बाद गर्म पानी के साथ, उसके बाद स्टीम के साथ। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं कराते हैं। जैसे बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते हैं टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होता है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, सो हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ए कोवैलेंट हाइड्रोक्लोराइड कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो हमारे रहे। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रयोग होते हैं मोटे मेटल के। मेटल आर यूज फॉर ए लार्जर नंबर ऑफ पर्पज, सम ऑफ यूज एज बिलो। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर यूज टू मेक वायर्स। कॉपर और एल्युमिनियम की हम क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम का प्रयोग हम घरों में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, बर्तन वगैरह बनते हैं इनके। ठीक है, जिंक का जो प्रयोग है वो हमने पढ़ा होगा, गैल्वेनाइजिंग। जैसे मान लो कोई भी पाइप वगैरह, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर कर देते हैं, पॉलिश करते हैं, जिससे क्या है वो रस्ट से बच जाए। ठीक है, क्रोमियम है, निकल है, इनका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे घरों में आजकल फैंसी जो बर्तन आते हैं उसके ऊपर जो पॉलिश वगैरह चढ़ी होती है। सिल्वर और गोल्ड का प्रयोग तो आप जानती हैं कहाँ होती है, ज्वेलरी में होता है। ठीक है, मरकरी का प्रयोग आप जानते हैं कहाँ होता है, थर्मामीटर में भरा होता है। ठीक है, इसी तरह क्या है, लेड, तो कार बैटरी का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नॉन मेटल का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजनेशन के लिए, वेजिटेबल घी वगैरह बनाने में। हाइड्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाने के लिए। ठीक है, कार्बन का प्रयोग हुआ होता है कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वगैरह बनाने के लिए, जो बैटरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, नक्खा जो बोलते हैं हम। नाइट्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, बहुत सारे तमाम सारे इसके एग्जाम्पल हैं, यूज है। सल्फर, फंगिसाइड। ठीक है, फंगिसाइड के प्रयोग में किया जाता है। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, अब आती बात मेटल और नॉन मेटल किस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कराएंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, कोवैलेंट, नहीं आयनिक बॉन्ड बोले, क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। जैसे मान लो हमारे पास मेटल है सोडियम, तो सोडियम के आटम और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप को स्टेबल कराएगा। वही अगर क्लोरीन देखें, क्लोरीन का आटम और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल कराएगा। तो यहाँ पर आगे क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये त्याग करने के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव बनाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बनते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटाइन, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का आपस में बॉन्डिंग हुआ है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आयनिक बॉन्ड, तो ये बनते हैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह होगा, तो जैसे मैग्नीशियम का आटम और सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ठीक है, क्लोरीन के कितने होते हैं, 7। क्लोरीन हमें कितने चाहिए, 2। ठीक है, तो Mg, तो इस तरह क्या है, इसके पास 2 है, इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, तो एक ये इसको दे देगा, एक ये इसको दे देगा, तो बीच में Mg है, Mg ने Cl को दिया, एक Cl को इधर दिया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे पे जाए, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर नॉन आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी होती हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जैसे आप नमक से याद रखें, NaCl, सोडियम क्लोराइड से याद रखें।
ये क्या करता है, ये पानी में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन कुछ हमारे ऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल होते हैं जी, ठीक है। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटल की उत्पत्ति किस तरह से होती है, तो सबसे पहले मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या फिर नेटिव स्टेट, ठीक है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट, एक होती है कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। तो कंबाइंड स्टेट में या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, या सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, या नाइट्रेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। मिनरल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल along with other impurities are known as minerals। मतलब ऐसे हमारे कंपाउंड ऑफ मेटल जिनके पास कुछ इम्प्योरिटी हो उनको हम बोलेंगे मिनरल्स। द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल along with अदर इम्प्योरिटीज, मेटल तो हमने पढ़ लिया 50%, ठीक है। तो ये माइनिंग वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, माइनिंग करते हैं लोग तब निकालते हैं, ठीक है। तो मिनरल से ओरिंग करी, ओरिंग से क्या हुआ, गंगू का मतलब होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल को हमने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जी का मतलब होता है पूरा प्रोसेस किया उसको निकालने का, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और कराते हैं, उसके बाद रिफाइनिंग कराते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है अभी हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। देखो मेटल हमारे जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मेटल पहले होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। तो मीडियम रिएक्टिविटी ये है, हाई रिएक्टिविटी ये है, और लो रिएक्टिविटी ये है। जो तुम्हारे मेटल मीडियम रिएक्टिविटी होते हैं वो दो फॉर्म में मिलते हैं, एक होता है सल्फाइड के फॉर्म में, एक कार्बोनेट के फॉर्म में। इनको जब हम क्या करते हैं, हीट कराते हैं, तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिला मतलब ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, एक्सेस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर मैंने प्रोसेस करा कौन सा, रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, द सल्फर सल्फाइड और आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। तो सल्फाइड वाले जो हैं उनको हमने कन्वर्ट किया ऑक्साइड में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके। हीट करेंगे तो रोस्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का एडिशन कराया बाय हीटिंग एक्सेस ऑफ एयर, तो रोस्टिंग बना। जैसे जिंक सल्फाइड है तो इसको हमने क्या करा, हीट करा, तो हमारा जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सल्फाइड और का है तो रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे, अगर कार्बोनेट और का है तो हम कराएंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में जो एयर होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। कार्बोनेट में कैल्सिनेशन कराते हैं और ऑक्सीजन क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक। तो यहाँ से कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है, द कार्बोनेट और, जैसे हमारा मान लो ये कार्बोनेट और का है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और बना कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है, इसको हम मेटल बनाते हैं, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कराएंगे। ऑक्सीजन को रिमूव कराने के बाद क्या हुआ, मेटल मिला, उसके बाद मेटल की हम रिफाइनिंग करेंगे। रिडक्शन हम किस तरह कराते हैं, सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का प्रयोग करके, या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम इनका प्रयोग करके, इनका प्रयोग करके हम रिडक्शन कराएंगे मेटल का, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड हमें मिला तो इसका हमने रिडक्शन कराया ऑक्सीजन को हटाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको जिंक मिला और मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से रिडक्शन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम कराए तो एल्युमिनियम से कराए, एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है तो यहाँ से क्या बना, मैग्नीज बना और एल्युमिनियम ऑक्साइड और बनी हीट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, रिडक्शन हम करा सकते हैं हाईली रिएक्टिव से। दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट। तो ये थर्मल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है जैसे रेलवे वगैरह जॉइंट होते हैं उनको जोड़ने में, ठीक है। ये वाली आयरन वाली जो हम लिख रहे हैं ना, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, इसका हमने रिडक्शन कराया तो ये आयरन बना और एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट निकली, ठीक है।
तो थर्माइट रिएक्शन देखो, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन सम रिएक्शन इज सो लार्ज, मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, दिस रिएक्शन आर टर्म एज थर्माइट रिएक्शन। तो ये थर्माइट रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब कुछ हमारे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं, वो किसके फॉर्म में निकलते हैं, तो जनरली एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। जैसे लो रिएक्टिविटी वाले फ्री स्टेट में होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया। सम एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, कुछ होते हैं कंबाइंड फॉर्म, जैसे सल्फाइड और ऑक्साइड, सल्फाइड के फॉर्म में या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे मरकरी हो गया, कॉपर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का कैसे कराएं। तो कॉपर अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो हम क्या करें, इसको ऑक्साइड बनाएंगे, तो इसका ऑक्साइड बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव कराएंगे ऑक्सीजन को, रिडक्शन कराएंगे। इसका रिडक्शन कराएं तो तुम्हें कॉपर मिला। रिडक्शन किसके साथ कराएं, सल्फर कॉपर सल्फाइड के साथ, ठीक है, तो कॉपर मिल गया। अब ये कॉपर हमारा हो सकता है सही हो, साफ हो या ना हो, ठीक है। अब कराएंगे देखो मरकरी का, तो मरकरी का ऑक्साइड तुम्हारे पास है। इसको पहले बनाएंगे क्या, मरकरी का ऑक्साइड, तो मरकरी का ऑक्साइड हो गया, मर्क्यूरी का ऑक्साइड। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को रिमूव कराएंगे, तो रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिडक्शन कराए, तो हीट कराने रिडक्शन हुआ, मरकरी बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, मरकरी जो हमारा सल्फाइड, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी है, जिसे हम सिनेवार बोलते हैं, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिनेवार, सल्फाइड को मर्क्यूरिक, सल्फाइड को सिनेवार। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, रिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि शुद्धता कैसे करें, किस तरह प्यूरिफिकेशन करें। तो द मेटल प्रोड्यूस बाई वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब एबव आर नॉट वेरी प्योर। तो ज़्यादा साफ नहीं होते हैं, ज़्यादा सही नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। उन्हें हम कैसे रिमूव करें, प्योर मेटल में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्योर कॉपर कैथोड ले लेने हैं, इस तरह से हमें कंटेनर ले लेना है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग प्रोसेस अपनाएंगे हम यहाँ पे। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर हमने भर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट टैंक ये है हमारे पास, ये बैटरी लगी हुई है। इम्प्योर कॉपर एज एनोड, ये हमारे पास है इम्प्योर कॉपर एनोड का, ठीक है। इम्प्योरिटीज क्या होती है, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है धीरे धीरे यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। तो जितनी भी हमारा इम्प्योर जो है इम्प्योरिटीज, वो क्या है, नीचे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये इसके पास होता है निगेटिव चार्ज। कैसा होता है, निगेटिव, इम्प्योरिटीज के पास होता है निगेटिव चार्ज। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आनोड, एनोड मड, इनको एनोड मड हम बोलते हैं, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे। कोरोजन ऑफ मेटल्स, कोरोजन डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, मेटल कोरोड करना स्टार्ट हो जाता है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाते हैं। समटाइम एक्सपोज, जब हम ज़्यादा समय के लिए छोड़ देते हैं। कॉपर का भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये हाल हो जाता है। ये सब क्या है, कोरोजन है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो कि एयर और वाटर के मॉइस्चर कंटेंट के संपर्क में आता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है अंडर विच आयरन रस्ट, तो ये हमने देखा भी था, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोसेस होता है जो कोटिंग कराते हैं जिंक की, किनके ऊपर, आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अलॉइंग, एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल का, इनको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है। इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एलॉय प्रिपेयर बाय मेल्टिंग द मेन मेटल को मेल्ट करके, और उसके बाद दूसरे को हम क्या करते हैं, उसी प्रोपोर्शन में मिला देते हैं जिसमें आपको चाहिए होगा, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम के हमारे कौन कौन से हो गए, ब्रास जो है और कॉपर और जिंक का बना होता है, कुछ एग्जांपल हमारे पास है। ब्रोंज है, कॉपर और टिन का बना होता है। इसी तरह स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल और एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकल और क्रोमियम, ठीक है। इफ वन ऑफ द मेटल ऑफ मरकरी देन एलॉय इज नोन एंड अमलगम, अगर कोई भी मरकरी का एलॉय है तो इसे हम बोलते हैं अमलगम, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किताब में भी दे रखी है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के बारे में, वन शॉट वीडियो। अगला लेक्चर हमारा रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।